हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री में लास्ट वीडियो लेकर आए, नोट्स समाप्त। तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर बताएंगे आप लोगों को। तो नोट्स अच्छे से सारे वीडियो को देखकर तैयारी कर लीजिएगा, वहां से ऑब्जेक्टिव को कवर कर लीजिएगा नोट्स से, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर हमको बताएंगे, आपको हम बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि वही क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में रहेगा। 100% आपको जितना पढ़ाया जाएगा उसी में से एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम लोग 4 लेक्चर ले चुके थे। 5वां लेक्चर जो आज नोट्स के लिए लास्ट लेक्चर होगा, जो कि हम यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको। तो अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है इतिहासकारों द्वारा समय जो खोज रहे थे, विद्वान लोग जो थे, इतिहासकार जो थे, ठीक है, उनके द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की गई। तो जिन स्थलों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था, जिन स्थलों पर क्या होता था, शिल्प उत्पादन कार्य होता था, वहां कच्चा माल तथा त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट मिला है। जहां पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था, शिल्प उत्पादन के काम वहां पर जहां पर चालू किया गया, वहीं पर कच्चा माल तथा त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट मिला है। कच्चा जो माल था, सामान जो था, और कूड़ा कचरा यानी फेंका हुआ जो सामान था, अवशेष जो बना था, वस्तु जैसे नहीं होता है अपना घर में खराब उराब हो जाता है, कुछ फेंक देते हैं। और जब फेंक देते हैं, मान के जंगल में फेंक देते हैं, अकल होकर वही जंगल को काट कर अच्छा से वहां पर घर अगर बनाना रहे, तो वहां से कुछ ना कुछ जो फेंके रहेंगे वो मिलेगा ना जी, मिलेगा। तो इसी प्रकार जिन स्थानों पर सिर्फ उत्पादन कार्य वह होता था, वहां पर कच्चा माल तथा त्यागी गई वस्तु का कूड़ा करकट मिला। जो सामान था फेंका था घर में से कूड़ा कचरा के रूप में, वही सब वहां पर मिला है। ठीक है, उसके बाद इससे इतिहासकार अनुमान लगा लेते हैं कि इन स्थानों में शिल्प उत्पादन कार्य होता था। इससे अनुमान लगाता था कि ओ इस समय यहाँ पर यह काम होता था। ठीक है, फलना काम होते थे। जैसे कोई सामान, जैसे कोई गुड़िया उड़िया बना रहा है, अब वो फेंक दिया, सिवा डेरा फेंक दिया, कपड़ा फेंक दिया, तो इसे समझता था या डेकोरेशन के सामान है वो फेंक दिया। तो इसे पता चलेगा कि वो उस समय डेकोरेशन का कार्य हुआ करता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, एग्जैक्ट अनुमान लगाते हैं कि वो यहाँ पर त्यागी गई वस्तु मिला है, तो ये उत्पादन कार्य यहाँ पर होते थे। यानी बहुत सारे कार्य उस समय भी होते थे। समझ में आया कि नहीं आया? और पुरातत्वविदों सामान्यतः पत्थर के टुकड़े, स्वर्ण, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल, शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण वस्तु, त्यागी गई माल, कूड़ा करकट ढूंढते हैं। और जो पुरातत्वविद है वो पत्थर के टुकड़े खोजते थे, स्वर्ण खोजते थे, अयस्क, ठीक है, कच्चे माल, शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण यानी बहुत सारे त्यागे गए वस्तुओं को खोजते थे। ठीक है, कूड़ा कचरा में ढूंढते थे कि कहीं औजार उजार को खोजकर, और उसी को इसीलिए तो वो इतिहासकार बन गए, है कि नहीं, उनका नाम हो गया, है कि नहीं, कूड़ा कचरा में खोलते थे। समझ में आया? इससे निर्माण स्थल तथा निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर कौन स्थल है और कौन सा कार्य यहाँ पर हुआ करता था। अगर मिल गया वह सामान तो स्थल का नाम पता चलता था और यहाँ पर कौन कार्य होता था यह पता चलता था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पाई लिपि। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि क्या है? तो हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक लिपि था, लिखा हुआ चित्र वाला था, चित्र वाला लिपि था। इस लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच था। यहाँ दाएं से बाएं लिपि लिखी जा सकती थी। हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि था, इसलिए कहा जाता कि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सकता था। सीधा लिपि के बारे में सभी इंपोर्टेंट है। हड़प्पाई लिपि के बारे में कहेगा लिखने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे हड़प्पाई लिपि जो था वह चित्रात्मक था। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ जाए हड़प्पाई लिपि डैश लिपि है थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्रात्मक लिपि थी। यानी चित्र जैसा रहता था, उसको समझने में आदमी को दिक्कत होता तो वह देख कर सिर्फ चित्र से अनुमान लगाता था, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाता था कि वास्तव में क्या चीज लिखा हुआ है। ठीक है, हड़प्पाई लिपि था जो चित्रात्मक लिपि था, उसको पढ़ नहीं सकता था उस समय। आज तक नहीं पढ़ा जा सके। उस समय तो बात छोड़ दीजिए, आज तक उस चित्र को नहीं पढ़ा गया है। यानी हड़प्पाई लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता, आज तक नहीं पढ़ा जा सकता। और हड़प्पाई इस लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 400 के बराबर थी। इस लिपि यह लिपि कैसे लिखा जा सकता था? तो दाएं से लिखकर बाएं की ओर लिखा जा सकता है, दहिना से लिखकर बायां लिखा जा सकता है। समझ में लिखा जा सकता था।
लिखी जाती थी। हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ये भी रहस्य की बात है। अरे वैसा लिपि जो लिखाया है, चित्र दर्शाया भी गया है, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, अभी तक नहीं इसका पढ़ने का सिस्टम हुआ है, इसलिए एक रहस्यमय रहस्य जैसा है। आखिर है क्या, है कि नहीं। इस उसके बाद बाट पढ़ते हैं। इस सभ्यता का न्यूनतम बाट 16 किलोग्राम था, ये ऊपर भी पढ़ चुके थे। बाट चट्टी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट जो है, जैसे अभी जैसे किलो, 1 किलो 2 किलो का जो हम लोग बनाते हैं, उस समय वाट रहा करता था, वाट। और वाट जो था वह न्यूनतम कितने किलोग्राम का था, 16 किलो। 1 वाट 16 किलोग्राम के बराबर था। और वाट किसकी बनाई गई थी, तो चट्टी नामक पत्थर की। एक पत्थर था, उसका नाम था चट्टी नामक, ठीक है। उस पत्थर का नाम ही था चट्टी नामक, और उसी चट्टी नामक पत्थर से वाट बनाया जाता था। जो 1 वाट बनाया था तो वो 16 किलोग्राम के बराबर हो जाता था, यानी 16 किलो के बराबर हो जाता था, ठीक है। छोटे बड़ों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था, यानी छोटे बड़ों का प्रयोग आभूषण यानी जोड़ा जवरात है कि नहीं, सोना चांदी सब, उस सबको तोलने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था, वाट का। धातु से बने तराजू के पलटे भी है, यानी धातु से हम लोग जो बनाते थे तराजू वो भी थे। यह बाट देखने में बिल्कुल साधारण होते थे, इसमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाया जाता था, यानी बाट में कोई भी निशान नहीं बनाया जाता था, ठीक है, एकदम सिंपल। लेकिन 1 बाट किसके बराबर था, 16 किलोग्राम के बराबर था। उसके बाद हड़प्पाई शासनों को लेकर पुरातत्वविद में मतभेद हुआ। हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातत्वविदों में मतभेद, यानी प्रसाद तथा शासक। मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, एक बड़ा भवन मिला है। पर मोहनजोदड़ो से क्या, एक बड़ा भवन कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई। और वही विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी गई, यानी प्रसाद किसे कहा गया, तो मोहनजोदड़ो से जो भवन मिला था, यानी मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा बहुत विशाल भवन मिला था, जिसे हम लोग प्रसाद। देखो हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातत्वविदों में मतभेद हुआ था, किसके, प्रसाद और शासक। तो प्रासाद किसे कहा गया, तो प्रासाद जो मोहनजोदड़ो में एक भवन में था, लेकिन यहाँ से कोई भव्य वस्तु नहीं मिली, यहाँ वहां पर कोई अच्छा वस्तु जो है सोचने वाला वस्तु, रहस्यमय वस्तु नहीं मिली, बड़ा वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दे दिया गया, लेकिन इससे भी विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले। यहाँ पे एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दे दिया, एक पत्थर के जो मूर्ति, वहां पर अच्छी चीज कोई खास चीज नहीं मिले उस भवन से, लेकिन एक पत्थर मिला और उस पत्थर के मूर्ति जैसा था, उसी को पुरोहित राजा के नाम दे दिया कि वहां पर फलना, वहां पर राजा रहा वो करते थे, वहां पर राजकाम होता था, ठीक है, राजा आते थे, उनका सब आज्ञा का पालन करते थे, वो नाम दे दिया गया। कुछ पुरातत्वविदों कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, कुछ कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था उस समय, शासक की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। सभी की स्थिति समान थी, सबकी स्थिति जैसे तैसे सब चल रहा है, ठीक है, अपने ऊपर सब चलता था, वहां पर कोई किसी के दबाव में नहीं रहता था। अब राजा के मतलब नहीं समझे, हम राजा है तो हम कहेंगे दिस इज माई ऑर्डर, यह मेरा ऑर्डर है, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे से मेरे नियम अनुसार वहां की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। राजा पहले यही होता था। लेकिन कुछ वहां पर कहें, वहां पर जो विशाल भवन मिला तो उसे कुछ अनुमान लगा, जो मूर्ति मिला तो उसे कुछ वहां के लोगों ने अनुमान लगा कि नहीं, यहाँ पर राजा हुआ करते थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने यह बताया कि नहीं, वैसा कोई चीज नहीं है, यहाँ पर राजा नहीं हुआ करते थे, वहां पर साधारण लोग अपने हिसाब से दिया करते थे। कुछ पुरातत्वविदों कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासन नहीं थे, यानी कोई शासक ही नहीं था, बल्कि यहाँ एक से अधिक शासक थे। पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं था, और कुछ ऐसा कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर शासक कोई एक शासक नहीं था, बल्कि यहाँ एक से अधिक शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि अलग अलग राजा होते थे। यानी कुछ ऐसा कहते थे कि नहीं, कुछ कहते थे है ही नहीं, इसमें शासक था ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कहते थे नहीं, यहाँ पर एक नहीं अधिक थे। यानी सीधा समझिए, ये भी हो सकता है कि सारे लोगों को छूट है तो सब अपना अपना मन का अपना अपना हिसाब से राजा ही है, लेकिन उनका कहना ये नहीं है कि वो, इनका कुछ ऐसे भी इतिहासकार है जिनका मानना यह है कि हर स्थल, जैसे हर यहाँ पर सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, उसी प्रकार वहाँ वाले हर स्थल में एक एक राजा हुआ करते थे, यानी एक से अधिक राजा उस समय होते थे, ठीक है, ऐसा मानना है। जैसे मोहनजोदड़ो में होता था, हड़प्पा था,
कालीबंगा था, लोथल था, रोपर था, इस सब में अलग अलग राजा हुआ करते थे, इसका कहना ये है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जो है अंत के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो अंत के बारे में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के कई कारण है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के कई कारण है, जिसमें दो से प्रमुख कारण क्या है, जिसमें से प्रमुख कारण क्या है, तो बाढ़ आना, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, भूकंप के कारण, जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, भी पढ़े। हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता जिसमें 2 प्रमुख कारण है, कौन कौन सी, तो बाढ़ आना, अरे बाढ़ आया, बहुत सारे क्षति हुए, है कि नहीं है। उसके बाद सिंधु नदी का मार्ग बदल गया, सिंधु नदी के वहां से मार्ग को हटा दिया गया, भूकंप आने लगा, ठीक है, सब अनुमान लगा रहे हैं, एग्जैक्ट पता नहीं, अनुमान लगा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हुआ, तो तबियत खराब होगा, धीरे धीरे सबका कहानी हिट होने लगा, यानी खत्म होने लगा। इसी प्रकार आर्य आक्रमण कर दिए, जब आर्य आक्रमण कर दिए तो युद्ध में व्यस्त होगा, युद्ध में व्यस्त हो गया तो एक नए समाज का गठन हुआ और हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता का पतन के साथ साथ वीडियो का भी पतन हो गया। यानी अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, इसलिए आप लोगों को जो चीज़ का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।